साइंस की पहली क्लास। तो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारा जो साइंस का पेपर होगा बोर्ड का, वो होगा टोटल कितने का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में बेटा ये जो है आपका जो थ्योरी का पेपर होगा, जो रिटन पेपर रहेगा बेटा, वो होगा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स होगी आपके इंटरनल असेसमेंट की, है ना। इंटरनल असेसमेंट में भाई आपके यूटी में पीरियोडिक टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया टाइम पे या नहीं किया, प्रैक्टिकल फाइल, आपकी जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसका क्यूमुलेटिव स्कोर जो होगा बेटा वो 20 मार्क्स का होगा। अब आपका जो मेन रिटन पेपर होगा, जो आप मार्च या फरवरी के महीने में अगले साल लिख कर आओगे, वो 80 मार्क्स का होने वाला है। अब ये 80 मार्क्स का जो थ्योरी का पेपर रहता है बेटा, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स जो रहेगी बेटा उसमें 25 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आएगी, और जो बायोलॉजी है वो आने वाली है 30 मार्क्स की। पहली चीज। दूसरी चीज ये बेटा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, वहां पे कहीं कैटेगरी वाइज नहीं लिखा होगा। आप जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो कहीं पे ऐसे नहीं लिखा होगा फिजिक्स और उसके सारे क्वेश्चन, केमिस्ट्री और उसके सारे क्वेश्चन, बायो और उसके सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। आपकी एक किताब है साइंस की, ठीक है, और वहां पे जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो एक सिंगल पेपर रहेगा और रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, एक केमिस्ट्री, एक बायो, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, ऐसे। तो कहीं पे क्लियर कट आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, डिस्टिंग्विश्ड या डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि भाई इस तरीके से मेरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। चलो उसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अब बच्चे सबसे पहले कहते हैं कि मैम हम कौन सी किताब से पढ़ें। भाई देखो, अगर तुम उड़ान बैच, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड रुकना, ठीक है। यस। तो यार बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि हम कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके टीचर्स के जो नोट्स हैं उनको जरूर फॉलो करना है, ठीक है। चाहे मैं हूं, चाहे रक्षक सर है, चाहे सुनील सर है, ठीक है बेटा। आपको बिल्कुल बेस्ट फैकल्टीज मिले हैं उड़ान बैच में, और जो भी आपको वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको लिखा रहे हैं, ठीक है, वो आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, ठीक है, वो सब एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला। तो आपकी एनसीईआरटी और नोट्स तो बहुत अच्छे से कवर्ड होने चाहिए। सबसे पहली बात ये, कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक क्या है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। इसके बाद बेटा आ जाती है बारी किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? कितने बच्चों को एग्जाम्पलर के बारे में पता है? तो कितने बच्चों को एग्जाम्पलर के बारे में पता है? ठीक है भाई, अगर तुम्हें एग्जाम्पलर के बारे में नहीं पता ना, तो प्लीज आज मेरी बात सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी की वेबसाइट है ncrt.nic.in, इस पे जाना। साइंस के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपको क्या करने हैं? डाउनलोड करने हैं। ये किताब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। चैप्टर वाइज क्या दिए हुए हैं? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बेटा? क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता रही हूं ना यार, अगर तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में नहीं पता तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है तुम्हें बताने का, ठीक है, मेरा काम है तुम्हें बताने का। तो मैंने बता दिया बेटा, एनसीईआरटी की ही किताब होती है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपको असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन बेटा क्या है इस किताब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो किताब है बेटा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, तो आपको कुछ पैसा नहीं देना इसका, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको क्लास में कराने वाली हूं, क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पलर के कराने वाली हूं क्लास में। बहुत बारी ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पलर से उठकर आ जाते हैं, बायोलॉजी में ऐसा बहुत बारी हुआ है, तो हम ये फॉलो करने वाले हैं। अब इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें रेफरेंस बुक चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, रेफरेंस बुक सबसे पहली बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले जब ये चीजें हो जाए ना, तब खरीदने की सोचना। अपने माता पिता के ऊपर हम सबसे पहले जाके बोल देते हैं अब तो हम 10th में आ गए जी, अब हमें रेफरेंस किताब दिलाओ, हमें एक्स्ट्रा बुक दिलाओ। बेटा जी पहले ये पढ़ लो यार, ये कर लो यार, ये कर लो यार। जब ये हो जाए और लगे कि यार मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर्ड है, अब मुझे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको रेफरेंस बुक को क्या करना है? आपको सोचना है उसके बारे में। रेफरेंस बुक्स बेटा थ्योरी के लिए बिल्कुल भी रेफर करनी नहीं है आपको रेफरेंस बुक बिल्कुल नहीं रेफर करनी, समझ रहे हो? फॉर थ्योरी रेफरेंस बुक शुड बी ओनली बी देयर इन योर शेल्फ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर बेटा आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, सो मैंने रक्षक सर ने, सुनील सर ने बेटा, ये किताब क्या है बेटा, हमने इसको क्या किया है? डिजाइन किया है, आपके लिए बनाया है। बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप ये रेफर कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताब लेनी है तो, ठीक है भाई। चलो अब जल्दी बढ़ते हैं भाई, आगे पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। अब बेटा जब हम बात करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी की, तो हमें यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर पढ़ने रहेंगे बेटा। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चौथा हेरिडिटी। ये क्या है बेटा? ये 4 चैप्टर टोटल आपके 25 मार्क्स के आने वाले हैं। और ये जो आर एनवायरमेंट का चैप्टर रहेगा बेटा, ये 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल हो गया 30 मार्क्स।
तो 30 मार्क्स की जो है बेटा ये हमारी बायोलॉजी है जो आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम लाइफ प्रोसेस की वेटेज बता दो। भाई देखो वेटेज डिफाइंड नहीं है, वेटेज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस कई बारी पेपर में 8 मार्क्स का भी आ जाता है, कई बार 7 मार्क्स का भी आ जाता है, कई बार 9 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है कि क्या वेटेज है क्या है, ठीक है। हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे, फिर हेरिडिटी एंड देन हम पढ़ने वाले आर एनवायरनमेंट, ठीक है। मुझे ऑलरेडी पता है तुम सब बच्चों का कौन सा चैप्टर फेवरेट है ठीक है। चलो अब भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपको लेक्चर्स जरूर अटेंड करने हैं, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो आज हम स्टार्टिंग का 1 या 1.5 पेज पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तो यार आप बस एक बार उसको रीड मार लो, उसको रीड कर लो, क्या जो मैम ने पढ़ाया वो किताब में लिखा भी है या नहीं लिखा। लेक्चर जब कर रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करो या फिर क्लास के बाद बैठ के बना लो, ठीक है। उस टॉपिक को एनसीईआरटी में रीड करो, ठीक है। रीड करते करते भी नोट्स क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करनी है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन आपको डीएचए क्या होता है बेटा, क्लास खत्म होगी इसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा पीडब्ल्यू ऐप में, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक जो भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो वहां पे उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, उसके बाद हम सैंपल पेपर भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, ये बात की बात है। और रिवीजन 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 वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये कर लोगे, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तुम ये चीज फॉलो कर लेते हो तो। एंड दिस शुड बी डन इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम ये करना है, हमें पता चल गया, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, तो भाई बैकलॉग नहीं क्रिएट करनी, ठीक है। बैकलॉग नहीं क्रिएट करनी कि भाई आज छोड़ता हूं, आज नहीं देख रहा ये 2 क्लास, कल 4 क्लास देख लूंगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। जिस दिन की क्लास है कोशिश करो उसी दिन क्या है उसको देख के खत्म करो। अपना टॉपिक डेली डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको पढ़ना है। फालतू की किताबें नहीं पढ़नी कि मैं ये वाली किताब भी खरीद लूं, मैं वो वाली किताब भी खरीद लूं, मैं इससे भी पढ़ लूं, मैं उससे भी पढ़ लूं। देखो बेटा कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं होती, सबसे पहली चीज। हर किताब में घुमा फिरा के एक ही बात लिखी है। दिक्कत तब आती है जब हम सारी चीजों को मिक्स करने लगते हैं। इंस्टेड आप एक किताब पकड़ो और उसी पे फोकस करो, ठीक है। इधर उधर से नोट्स की कलेक्शन नहीं करनी। मैम ने स्कूल में नोट्स बनाए, ठीक है जी, तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है वो भी दे दो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है ये भी दे दो, इधर से भी नोट्स मांग लिए, उधर से भी नोट्स मांग लिए, इधर से भी ले लिए, उधर से भी ले लिए, तो ये नहीं करना है। नोट्स अपने अच्छे होते हैं, ठीक है, नोट्स अपने अच्छे होते हैं। ये वाली स्टोरी ना मैं हर साल ये वाली स्टोरी सुनाती हूँ यार, मैं जब भी बैच स्टार्ट होता है। एक स्टोरी सुनोगे, जल्दी बताओ, टाइम वैसे मैं बहुत वेस्ट कर दिया, जल्दी बताओ स्टोरी सुनोगे। स्टोरी सुननी है तो जल्दी से एक बार सनफ्लावर बनाओ, स्टोरी सुननी है तो जल्दी से एक बार सनफ्लावर बनाओ यार। हर साल जब भी मेरी उड़ान की कोई पहली क्लास होती है वहां पे मैं वाली स्टोरी सुनाती हूँ। जल्दी बताओ बेटा, कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई बॉट अटैक नहीं हुआ है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ जल्दी बताओ, नहीं सुननी, बोरिंग, चलो जल्दी से सुनाऊंगी, ठीक है। आई वॉज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मैं एमएससी कॉलेज में थी, ठीक है। तो हमारी क्लास मतलब कॉलेज में ऐसा पता है क्या, ठीक है कभी नोट्स बन गए कभी नोट्स नहीं बने ना, थोड़ा सा बच्चों का एटीट्यूड ऐसा रहता है, तो मेरा भी थोड़ा ऐसा एटीट्यूड था। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो क्या करते थे, वो आते थे, वो ज्यादा चीजें समझाते नहीं थे, बस वो आते थे अपने खुद के नोट्स लाते थे, डिक्टेट करते थे और बच्चे लिखते रहते थे। तो हम बोलना शुरू हो गए कि यार ये ऐसे कौन पढ़ाता है यार, बड़ा बोरिंग है, ये हम नहीं कर रहे। बट हमारी क्लास में लड़की होती थी एंड शी वाज अ टॉपर, पूरी क्लास कुछ करे ना करे वो अकेली लड़की ऐसी थी, वो सबसे पहले आगे बैठती थी और जो भी सर बोलते थे सब कुछ लिख देती थी। भाई हमें लगता था खासेंगे भी ना तो वो भी लिख लेती थी, वो ऐसी लड़की थी। शी यूज्ड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ती थी। अब हुआ क्या, ये सिलसिला चलता रहा 6 महीने तक, हमने नोट्स बनाने छोड़ दिए। आखिर में क्या हुआ भाई, पूरी क्लास खाली बैठी है, क्या करें, किसी के नोट्स नहीं बने हुए। शी वाज द ओनली गर्ल जिसने पूरी क्लास में नोट्स बनाए थे, बट टॉपर बिंग टॉपर उसने अपने नोट्स हमारे साथ शेयर ही नहीं करे। हमने कहा कि भाई नोट्स दे दो, हम फोटोकॉपी करा लेंगे। उसने कहा मैं नहीं दूंगी, क्लास में क्यों नहीं करा, जब सर पढ़ा रहे थे तब तो तुम बातें कर रहे थे, तब तो तुम पीछे बैठ के खाना खा रहे थे, तब तो तुम लंच कर रहे थे, क्यों नहीं बनाया आपने नोट्स। तो मैंने कहा यार क्या करें, ठीक है। तो क्लास के बच्चों ने प्लान बनाया, क्लास के बच्चों ने प्लान बनाया कि जब वो क्लास में नहीं होगी तो हम उसके बैग में से नोट्स निकालेंगे और फोटोकॉपी करा लेंगे, ठीक है। तो पूरा बेटा ऐसे पूरी फील्डिंग लगाई गई, कॉरिडोर में उसको कोई लड़की बुला के लेके गई, झूठ बोल के, कहते को वो सर बुला रहे हैं, उसको ले गए, पीछे से बेटा उसका बैग खोला गया, उसकी नोटबुक निकाली गई, है ना। नोटबुक निकाल के फटाफट नीचे जो चाय की टपरी थी वहां पे फोटोकॉपी वाले भैया थे उनको उनकी नोटबुक पकड़ाई गई और बोला गया कि भैया इस नोटबुक के 27 फोटोकॉपी कर दो, उस नोटबुक को 27 फोटोकॉपी कर दो, ठीक है। ऐसा किया गया, ठीक है। और दोपहर के टाइम चुपचाप उसकी नोटबुक उसके बैग में दोबारा डाल दी गई, ठीक है। पूरी क्लास बहुत खुश, पूरी क्लास इतनी खुश कि बाप तुम्हारे पास नोट्स आ गया तो मजे हो जाएंगे। अब क्या हुआ बेटा, हमारी डेट शीट आई, पेपर का टाइम आया, सबके पास वो नोटबुक की फोटोकॉपी थी, मैंने वो किताब खोली, भाई उसकी राइटिंग समझ नहीं आई, उसकी राइटिंग समझ आई। 27 बच्चों में से मुझे नहीं लगता 7 बच्चों का भी फायदा हुआ होगा। आखिर में सब बच्चों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि काश अपने नोट्स खुद बना लिए होते। आखिर में बेटा वो नोट्स किसी काम नहीं आए। तो उस टाइम की मेरी लर्निंग ये थी कि अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, दूसरों के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। राइटिंग नहीं समझ आती, सबका राइटिंग स्टाइल अलग होता है, चीजों का फ्लोचार्ट बनाने का स्टाइल सब कुछ अलग होता है। तो यानी कि मतलब ये है कि दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है, अपने लिए खुद मेहनत करनी है। नोट्स चाहे शॉर्ट नोट्स बनाओ बट प्लीज खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। तो बेटा ऐसे वाली चीजें ना करें, कृपया अपने खुद के नोट बनाएं। चलो अब बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
मतलब तुम समझते हो व्हाट आई मीन बाय डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ हार्मोन्स आर देयर इन योर बॉडी। जब आपको मन करेगा मैं आज से चैटिंग कर लेता हूं, बाद में क्लास ले लूंगा, बेटा क्लास पहले लो, चैटिंग बाद में कर लेना, इंस्टाग्राम बाद में चला लेना, मूवी बाद में देख लेना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और सबसे पहली चीज बायोलॉजी में रट्टा नहीं मारना है, पहले चीजों को समझना है, फिर उसको नोट्स में लिखना है, फिर आपको चीजें याद होंगी। और टेस्ट भी स्किप नहीं करने हैं, आप पूरा साल टेस्ट देंगे बेटा, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। अगर मेरी सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, आई नो बेटा मैंने आपका अच्छा खासा आधा घंटे का टाइम ले लिया है, बट आई होप इससे आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज के टॉपिक को, व्हिच इज लाइफ प्रोसेस। अगर मेरी ये सारी बात आप बच्चों को क्लियर हो गई है तो एक बार चैट में लिख दो क्लियर है, एक बार चैट में लिख दो #CH, चैट में लिख दो #CH। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बेटा अब बिल्कुल पढ़ाई के मोड में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा समय लेने वाली हूं, वो मैंने ले लिया है बेटा। अभी आपके मन में कोई डाउट है बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक तो जल्दी से फटाफट यहीं पे पूछ लो, क्योंकि एक बार हम पढ़ाई के मोड में आ गए तो फिर हम नहीं रुकने वाले, फिर हम नहीं रुकने वाले, ठीक है। आधा घंटा नोट्स बनाने हैं बेटा, जो मैं लिखवाऊंगी आज आज आपको सब कुछ लिखना है, आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। स्टिक टू माय नोट्स, स्टिक टू एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा एग्जाम्पलर और वो जो किताब मैंने बताई है, बस ये कर लोगे। कोई भी चीज कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आ जाए, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम स्ट्रेस फ्री होके बेटा, सिर्फ मुझ पे नहीं बेटा, अपने सारे पीडब्ल्यू के टीचर्स पे बस विश्वास रखो, ट्रस्ट योर टीचर्स, ठीक है। और बताओ ड्यूरेशन बेटा, देखो आज तुम्हारी पहली क्लास है, मैं ज्यादा तुम्हें नहीं रुलाने वाली, है ना। वी विल एंड आवर क्लास थोड़ा टाइम से, टेंशन मत लो। जल्दी बताओ, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए तो पहला चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताएंगे, जैसे ही मैं बोलती हूँ लाइफ, लाइफ सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? व्हेन आई से दिस टर्म लाइफ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? लाइफ सुनते ही मैम, लाइफ सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है लिविंग, राइट? हमारे दिमाग में आ रहा है लिविंग, राइट? लाइफ सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है? लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? क्या ये पेन लिविंग है? नहीं। क्या मैं लिविंग हूं? यस। क्या सान्या मैम लिविंग है? यस। क्या ये टेबल लिविंग है? नो। ये कैसे बता पा रहे हो तुम? ये कैसे बता पा रहे हो तुम? चलो बताओ मुझे, चलो 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 बताओ। ये टेबल लिविंग है? नहीं, ये है नॉन लिविंग। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि मैम ये चल नहीं सकती, तो गाड़ी तो चल सकती है। टेबल क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि मैम ये एक ही जगह रहती है, ये चल नहीं सकती। तो भाई साहब गाड़ी तो चल सकती है, गाड़ी तो जरूर लिविंग होगी। जल्दी बताओ, गाड़ी लिविंग है? नहीं मैम, गाड़ी भी नॉन लिविंग है। चलो 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 ठीक है। कबर्ड नॉन लिविंग, फोन नॉन लिविंग, ठीक है। चलो ह्यूमन बीइंग लिविंग, प्लांट लिविंग, डॉग लिविंग, फिश लिविंग, बैक्टीरिया लिविंग, अमीबा लिविंग। ये क्या है? व्हाई देयर इज सो डिफरेंस? ये सब क्या है? ये क्यों ये सब नॉन लिविंग है और क्यों ये लिविंग है? कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना। तो बेटा अब हम देखो बड़े हो गए, अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो चल सकता है, जो बोल सकता है वो लिविंग है। नहीं यार, वो सब तो चीजें गई। बैक्टीरिया बोल नहीं सकता, है ना, अमीबा बोल नहीं सकता, बट दे आर स्टिल लिविंग। तो क्या चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि भाई प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ होती है, बट ये टेबल ग्रो नहीं हो सकती। आज 2 फुट की है तो कल भी 2 फुट की होगी, 10 साल भी 2 फुट की होगी। समझ रहे हो? तो देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स शो करती हैं। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, वो रेस्पिरेशन शो करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें वो शो करते हैं। कैसे याद रखें? तो आंटी जी को सब नमस्ते करो। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी का नाम पता है क्या? आंटी जी का नाम है मिसेस ग्रेन। क्या नाम है आंटी जी का? आंटी जी का नाम है मिसेस ग्रेन। एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या हमें देखने को मिलती है? मूवमेंट। R फॉर रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। S फॉर सेंसिटिविटी, अब ये क्या होता है रुक जाओ बताऊंगी, ठीक है। G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन। भाई टेबल के अंदर हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, टेबल रेस्पिरेशन नहीं करती, टेबल ग्रो नहीं करती, टेबल रिप्रोड्यूस नहीं करती। काश टेबल रिप्रोड्यूस कर पाती, है ना, उसको बोल देते हम कि यार रात रात में रिप्रोड्यूस कर लियो, कल मैं आऊंगी तो मुझे दो टेबल का बच्चा देखने को मिलेगा, राइट। टेबल मैम छोड़ो, हम तो मैम आईफोन को रिप्रोड्यूस करा देते, है ना। आज एक आईफोन है, प्लीज कल तक रिप्रोड्यूस करके एक और आईफोन बना के दे दे। बड़ा आईफोन, एक और आईफोन, बडिंग से नया आईफोन बना के दे दिया। कितना इंटरेस्टिंग होता यार, है ना, कितना इंटरेस्टिंग होता ना। काश ये सब हो पाता। चलो ठीक है, तो एक एक करके इनको फटाफट से क्या करते हैं बेटा, एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से इनको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हम एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग एनिमल की कैटेगरी में, हम मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स तो बेचारे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं,
तो वो तो मूवमेंट शो नहीं करते, तो हम फिर भी उनको क्यों बोल रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्यों बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्लांट लिविंग है, हाँ जी है, बिल्कुल है, बट मैम वहां मूवमेंट तो नहीं होती है। याद करो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। प्लांट क्या करता है? सॉइल की मदद से वाटर एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से रूट की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम की मदद से स्टेम से होते हुए लीफ तक जाते हैं। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, तो मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, मूवमेंट हो रही है फूड के मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हम देखें, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, मूवमेंट हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का। वैसे ही प्लांट के अंदर भी बेटा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? मूवमेंट होता है वाटर का, फूड का, राइट? तो वैसे ही हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो ये बात समझ आ गई, और आप सभी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है यार, कोई भी नॉन लिविंग चीज ग्रो नहीं कर पाती, बट यस हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ दिखाते हैं। बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है? उसके अलावा सेंसिटिविटी अभी छोड़ दो बेटा, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है? चलो इसके अलावा बेटा रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन? हमारा हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूं, ठीक है? शॉर्ट में बता देती हूं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? री मतलब होता है दोबारा से, री का मतलब होता है दोबारा से, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। जैसे आपने बोला होगा यार एक बार इसको रीप्ले कर, है ना? इसको रीप्ले मतलब दोबारा से, ठीक है? तो री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है? बना देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? जब एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने जैसा एक और नया ह्यूमन बीइंग बनाता है। जब एक डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो अपने जैसा एक प्यारा सा एक पपी बना देता है। जब एक कैट रिप्रोड्यूस करती है तो अपने जैसी प्यारा सा एक किटन बना देता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्षमता है अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की, वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं। प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है बेटा? अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है, तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं बेटा? एक्सक्रीशन कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है वो उसको रिमूव करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? समझ गए? तो इसको भी आगे डिस्कस करूंगी, अभी रुक जाओ, ठीक है? तो मुझे क्वेश्चन भी पूछना है तुमसे। न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन, खाना सबको चाहिए, टेस्टी टेस्टी खाना, ठीक है? गन्ने का जूस मीम चल रहा है ना आजकल, गन्ने का जूस। तो कहने का मतलब ये है भाई खाना सबको चाहिए। आई नीड फूड, प्लांट्स आल्सो नीड फूड, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है? बेटा दूसरे एनिमल्स को खाना चाहिए, इवन बैक्टीरिया को भी खाना चाहिए, ठीक है? एल्गी को भी खाना चाहिए, फंगस को भी खाना चाहिए, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाना चाहिए। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, न्यूट्रिशन, ठीक है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा? वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, और उस फूड को ऑब्टेन करते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की मदद से वो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? उससे वो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? ये बात समझ आई? तो कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें बेटा ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने सेंसिटिविटी को आखिरी के लिए क्यों छोड़ा था, ठीक है? चलो अब ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती हैं, मैं बुरा मान गई, मुझे फील हुआ यार तूने मुझसे ऐसे कैसे बात करी, मैं बहुत सेंसिटिव लड़की हूँ, मुझसे ऐसे बात मत किया करो, मुझे बहुत फील हो जाती है छोटी छोटी बातें, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई एम अ सेंसिटिव गर्ल, मुझे छोटी छोटी बातें फील हो जाती हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? चलो सानिया मैम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या? देखो बेटा, ठीक है? ये मेरा टम्बलर है, मैं इसको मार रही हूँ, इसको फील हो रहा है, क्या ये मुझे वापस मारेगा? नहीं, ठीक है? मैम जल्दी आओ। अरे मैम कहाँ भाग गए? ठीक है, कहाँ भाग गए मैं? ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है इसको, ठीक है? इसको फील नहीं होता, ठीक है? आई हेट यू, आई विल नॉट टॉक टू यू अगेन। इसको कुछ फर्क पड़ रहा है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग। अब साना मैम आप आओ यहाँ पे, मैम इधर हो जाओ। दर्द हुआ थोड़ा ज्यादा सॉरी अब क्या होगा? ज्यादा मारा मैम अब क्या कर रही है? मैम मुझे वापस मारने आ रही थी, देखा मैम का रिएक्ट? मैम आपने करा था। अब मैम क्या कर रही थी? मैम ऐसे आ रही थी, देखो मैंने मैम को बहुत जोर से मारा, मैम मुझे वापस मारो।
हाँ समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है यार, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकते हैं। मैम को क्या हो रहा है बेटा, मैं जो भी मार रही हूँ, मैम पेन को सेंस करिए, मैम को पेन हो रहा है, मैम को फील हो रहा है ना, नॉट जस्ट दिस फिजिकल टच। मैम को मैं कोई बात बोलूंगी, दिल में मैम के दिल में दर्द हो गया कि मेरी फ्रेंड ने, वो भी लाइफ प्रोसेस है क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली सेंस कर सकते हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वो सेंस कर सकते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो भी बोल रही हूँ है ना, ये बेटा ये टेबल ये चेयर को नहीं सुनाई दे रहा मैं जो बोल रही हूँ, बट यहाँ पे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको सेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको क्या कर सकते हैं बेटा, सेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सेंस कर सकती हूँ, यहाँ पे लाइट को सेंस कर सकती हूँ, लाइट जल रही है, लाइट बंद हो गई। मैं साउंड को सेंस कर सकती हूँ। ठीक है, मैं टेस्ट को सेंस कर सकती हूँ, यहाँ से कोई अच्छी स्मेल आएगी मैं उसको सेंस कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, अरे है नहीं आज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर मैं सेंट मार दूं, ठीक है, तो मैं उसको सेंस कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, लाइट को, टेस्ट को, मतलब काफी, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो उनके पास क्या होती है बेटा, सेंसिटिविटी होती है, वो सेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कैन सेंस वेरियस, मैम लगी तो नहीं ना आपको, सॉरी जरूरी था मैम, आप मुझे माफ कर दोगे, मैम कह रही है बच्चों के लिए कुछ भी, कैन सेंस वेरियस चेंजेस इन दी एनवायरमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है बेटा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये देखने को मिलता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब चीजें क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो जल्दी से एक बार बेटा हैशटैग सीएच कर दो, जल्दी से एक बार हैशटैग सीएच कर दो। इनकी डेफिनेशन बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करनी होगी लाइफ प्रोसेसेस की, वो यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, वो हो जाएंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। कोई भी डेफिनेशन तुम्हारी मिस नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो बेटा। एनसीईआरटी में ना इन सब चीजों के बारे में एक एक दो दो लाइन बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिख दी गई है। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा बेटा, आपको जहां पे भी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगी, आप इसकी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझो। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे अब कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे। अब देखो सुनो मेरी बात, रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं बेटा, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो जिंदगी भर बच्चा पैदा नहीं करते, ठीक है, दे डोंट हैव चाइल्ड। ठीक है, तो क्या मैं उनको लिविंग नहीं बोलूंगी क्या, दे आर स्टिल लिविंग, राइट, दे आर स्टिल लिविंग। ठीक है, यहां बोल सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही, लोकोमोशन नहीं हो रहा, तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या? ठीक है, एक चीज है बेटा जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, एक चीज है बेटा जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक है, अभी पोल करेंगे बेटा, अभी पोल करेंगे, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब एनसीईआरटी में बेटा ये लिखा हुआ है, बट तुम्हें बहुत ढूंढवाना पड़ेगा मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी कहां लिखा हुआ है। ठीक है, बट लिखा हुआ है, अभी सुन लो जो मैं करा रही हूं। ठीक है, सुनो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं यार इसका मेटाबॉलिज्म तो बहुत अच्छा है, जो खाता है खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, मेरा तो मेटाबॉलिज्म बहुत खराब है, मैं हवा भी, है ना, कहते हैं ना, मैं पानी भी पी लूं तो वो लग जाता है, हवा भी लगती है। आपने सुना होगा बेटा, ये चीज आपने जरूर सुनी होगी, बहुत लोग बोलते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, लोग बोलते हैं। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय मेटाबॉलिज्म? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो बेटा, ये बात हम सभी को पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। किससे मिलकर बनी होती है मैम? सेल से। ठीक है, किसी के पास एक सेल है, किसी के पास हजारों करोड़ों सेल्स हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। अब उस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, उस सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, उस सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, ना जाने कितने सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, और वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर सेल ऑर्गेनेली का कुछ ना कुछ काम है, राइट। तो अब उस सेल के अंदर क्या हो रहा है? उस सेल के अंदर हो रहे हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस। हर सेल के अंदर बेटा कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अब वो सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस की मदद से होती हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर होते हैं उनको मिला के हम बोल देते हैं कि देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या बोलते हैं? देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। सो व्हाट आर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते हैं, सारे के सारे रिएक्शंस को हम मिला के बोल देंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर। अब बेटा किसी भी सेल के अंदर दो तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर दो तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? रिएक्शंस होते हैं जो सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है बेटा? कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जब कोई बड़े
बेटा आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास रहने वाली है, तो प्लीज आप इन सब चीजों को सुनो, क्योंकि ये सब चीजें बेटा आपने कहीं ना कहीं सुने हैं ये वर्ड्स, बट इन पे क्लैरिटी आना जरूरी है, राइट? चलो मैं रिपीट कर दूंगी, पहले सुनो, पहले टॉपिक पुराने तो फिर रिपीट करूंगी। देखो बेटा, जब कोई बड़े साइज का मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब कोई बड़े साइज का मॉलिक्यूल टूटकर, जब कोई बड़े साइज का मॉलिक्यूल टूटकर ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम बोल देते हैं क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल टूट के कन्वर्ट हो गया स्मॉल या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो मैं क्या कहूंगी? क्या हो गया? मैं कहूंगी कि देखो देखो क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म, ठीक है? कैटाबॉलिज्म, ठीक है? कैटा में कैसी आवाज आ रही है? काटने वाली, काटा, कैटा मतलब काटा, काटा मतलब किसी चीज को काट दिया, किसी चीज को तोड़ दिया, तो हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। जब कोई बड़ी चीज टूटकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है। देखो, तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, वो खाना क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बॉडी में गया। अब तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, डाइजेशन कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यस और नो? जब खाना आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी उस खाने के बड़े बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती है, यस और नो? राइट? आपकी बॉडी ने बड़े फूड के पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया, तो क्या मैं डाइजेशन को कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म बोल सकती हूँ? यस और नो बोलेंगे? यस और नो बोलेंगे? जल्दी बताओ बेटा। तो डाइजेशन क्या हुआ? कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, राइट? तो हमारी बॉडी में डाइजेशन को हम कैटाबॉलिक या फिर कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? चलो भाई, अब बेटा हमारी बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मैंने कहा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें वो क्या करते हैं बेटा? फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। किसका? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ऐसे वाली रिएक्शंस को या ऐसे वाली प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यहां पे क्या होता है बेटा? सेल छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मदद से, यहां पे क्या होता है बेटा? हमारा सेल छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की मदद से क्या करता है? फॉर्मेशन करता है एक बड़े साइज के लार्ज मॉलिक्यूल का। और जब इस तरीके का रिएक्शन होता है तो हम बोलते हैं क्या हो गया? एनाबॉलिज्म हो गया। हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म मैं रिपीट कर दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं रिपीट कर दूंगी, टॉपिक तो पूरा होने दो भाई, रिपीट कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अभी पोल भी करेंगे, पोल भी करेंगे। चलो सुनो मेरी बात। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास क्या है? सेल है। मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, प्लांट की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सबकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। अगर मैं एक सेल निकाल लूं तो मैं पाऊंगी कि हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस। सही बात है ना बेटा? केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, यस और नो? हाँ जी। तो बेटा अब एक केमिकल रिएक्शन, दो केमिकल रिएक्शन, तीन केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल देती हूं बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है सेल के अंदर होने वाला, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है, फैट बन रहा है, लिपिड बन रहा है ना, कोई हार्मोन बन रहा है। तो ये सब चीजें क्या है बेटा? अलग अलग केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती हैं। तो एक बारी में सेल के अंदर बेटा हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन सब केमिकल रिएक्शन को एक साथ इकट्ठा करके हमने बोल दिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है? तो सेल के अंदर होने वाले सारे के सारे रिएक्शंस को मिला जुला के हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, या तो कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं, या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन जिसको एनाबॉलिज्म बोल देते हैं। अगर उस रिएक्शन के अंदर बेटा कोई बड़े साइज का मॉलिक्यूल टूट के छोटे साइज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया तो मैं बोल दूंगी कैटाबॉलिज्म हो गया, मैं बोल दूंगी क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा डाइजेशन की प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब खाना जाता है तो ह्यूमन बॉडी उस बड़े साइज के फूड के मटेरियल को, मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है, तो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में कन्वर्ट, कैटाबॉलिज्म, ठीक है? अगर बेटा इसका उल्टा हो रहा है कि बॉडी ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए और उसकी मदद से क्या करा? एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा क्या आप सभी बच्चों ने रेसिपी, उसका नाम सुना है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लांट वाटर लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल लेगा, CO2 के मॉलिक्यूल्स लेगा और क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के, और उनको इकट्ठा करके क्या बना दिया? फूड बना दिया। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की मदद से हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया बेटा? एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, फूड बनाया, वेरी गुड है ना, फूड बनाया, तो यानी कि ये क्या हो गया बेटा? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है? क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, पहली क्लास में करनी जरूरी है, ठीक है? अब देखो बेटा वापस आते हैं लाइफ प्रोसेसेस पे, ठीक है? सुनो मेरी बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है यार, मूवमेंट हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ना जाने क्या क्या हो रहा है। पर हर एक प्रोसेस को मैं लाइफ प्रोसेस नहीं बोल सकती, ये सब लाइफ प्रोसेस नहीं है,
बट सबसे पहली बात मैम ये बताओ, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइफ मतलब लिविंग, प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया, प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है, ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। मैं रिपीट कर रही हूं बेटा, ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं खाना खा रही हूं आज, ठीक है, अगर मैं कल खाना खाना छोड़ दूं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीने तक खुद को जिंदा रख पाता है, ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। मैं रिपीट कर रही हूं बेटा, ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं खाना खा रही हूं आज, ठीक है, अगर मैं कल खाना खाना छोड़ दूं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीने तक मैं बिल्कुल खाना ना खाऊं, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए, मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए। अभी बस 15 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे, ये बेसिक्स तो डिस्कस कर लो यार, जल्दी बताओ, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट फूड? क्या मैं खाने के बिना 6 महीने जिंदा रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी, राइट? नहीं रह पाऊंगी। वेरी गुड। चलो रेस्पिरेशन, चलो रेस्पिरेशन छोड़ो, ऑक्सीजन की बात करते हैं। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है बेटा, मैं 1 घंटा अपनी नाक बंद करके रखूं, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 घंटा में अपनी नाक बंद करके रखूं, ठीक है, मुंह बंद करके रखूं, ऑक्सीजन मेरी बॉडी को नहीं मिलेगी, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? जस्ट यस और नो में जवाब देंगे जल्दी से। ताना मैम कह रही है नो, जल्दी बताओ, विल आई बी एबल टू सर्वाइव? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? जल्दी बताओ, ऑक्सीजन नहीं मिली 1 घंटे तक बॉडी को, सिलेंडर लगा के घूमेंगे नहीं, राइट? आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, ठीक है, सुनो मेरी बात। चलो एक और चीज बताती हूँ बेटा, तुम्हारी बॉडी में ब्लड है, राइट? तुम्हारी बॉडी में ब्लड है। ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाना। ब्लड का काम है ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन को, वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। एक दिन क्या हुआ, तुम सुबह सो के उठे, तुम्हारे ब्लड ने कहा मैं नहीं कर रहा तुम्हारा काम, मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या? है मेरा ये काम है क्या सुबह से शाम बस मैं ऑक्सीजन को, फूड को इधर से उधर लेकर घूमता रहूं? मैं थक गया हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं रुक गया। सोचो बेटा, तुम्हारी बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो क्या होगा? एग्जाम्पल, तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो क्या होगा? सांस ली, नोज, विंड पाइप, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच गई। अब इससे आगे ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा? इससे आगे ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड। ब्लड का काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ब्लड कह रहा है मैं तो नहीं लेके जा रहा। क्या होगा बेटा? हमारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। जब हमारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इट विल लीड टू डेथ, राइट? तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं, अगर वो होना बंद हो गई तो हम मर जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं बेटा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं, जिनकी वजह से क्या हो पाते हैं बेटा? वो सर्वाइव कर पाते हैं। और ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये लिखो डेफिनेशन, ऐसी बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी,
ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी प्रोसेसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है, क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन मतलब अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ऐसी प्रोसेसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है सर्वाइव करने के लिए, और अगर वो प्रोसेसेस नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, इट विल लीड टू डेथ। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। कितनी बार और रिपीट करूं भाई कितनी बार और रिपीट करूं? ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, और अगर वो नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन, खाना। खाना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, अमीबा को भी, प्लांट को भी, फिश को भी, बैक्टीरिया को भी, एनिमल्स को भी, जिसमें तुम आ गए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, न्यूट्रिशन। फूड ऑब्टेन करता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस फूड को यूटिलाइज करता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, स्ट्रेस मत लो, हर चीज डिटेल में डिस्कस होगी। उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस है क्या, ये कम शब्दों में बता देती हूं, आगे बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक प्रोसेस है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, आपकी बॉडी में फूड है, जब इस फूड को तोड़ के आपकी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी। जब आपकी बॉडी बेटा इस फूड को तोड़कर एनर्जी बनाएगी, जब आपकी बॉडी इस फूड को तोड़कर, इस फूड का ब्रेकडाउन करके क्या होगी बेटा, एनर्जी बनेगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। जब फूड को तोड़कर बेटा हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी पता है किस फॉर्म में बनती है, एटीपी। किस किस को याद है, किस किस को याद है क्लास 9 का वो टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस किस को याद है, वेरी गुड, है ना, वहां पे पढ़ते थे ना बेटा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटा हर चीज आगे डिस्कस होगी, अभी मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी से आपको थोड़ा अवगत करा रही हूं, आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूं। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। तो बेटा ये सब चीजें आगे डिस्कस होंगी जब हमारे सेल के अंदर, बेटा ये सेल है, सेल के अंदर जब फूड को तोड़ के हम एनर्जी बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, राइट। आपको याद आ रहा होगा कुछ ब्रीदिंग मैम, ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है, हाँ होता है। जब हम ब्रीद करते हैं ना, देखो बेटा, जब हम ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर वो सेल में पहुंचती है, और हमारा सेल उस ऑक्सीजन को यूज करके इस फूड को तोड़ता है। करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ये सब चीजें आगे डिस्कस होंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं बेटा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो उसको फूड चाहिए, ठीक है, उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड को, उसको जब वो फूड खाएगा, जब उसको फूड मिलेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डू न्यूट्रिशन अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस प्रोसेस से बनती है, एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। जिंदा रहने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारी बॉडी में ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का, फूड का, वेस्ट का, हार्मोन का, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर फूड का, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, प्लांट मर जाएगा। सोचो बेटा, प्लांट के रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पानी को पहुंचाना बंद कर दिया तो क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा लीव्स को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मुरझा जाएंगी, धीरे धीरे मर जाएंगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है, नहीं तो मर जाएंगे। सुनो, एक्सक्रीशन, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगता है मुझे। तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तुम सब पहचान गए होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है पूप की, पूप मतलब POOPTY, ठीक है, अब हिंदी में नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, जब हम अपनी बॉडी से रिमूवल करते हैं सॉलिड वेस्ट का, जब हम अपनी बॉडी से बेटा सुबह सुबह, या तुम दिन में भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी बॉडी है, तुम कुछ भी करो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बेटा हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? अभी सोचना पड़ेगा मैम, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जल्दी बताओ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा। देखो आज की क्लास क्या है, आज की क्लास ये है, आपने टर्म सुने हैं, आपने एक्सक्रीशन सुना है, आपने रेस्पिरेशन सुना है, आपने मेटाबॉलिज्म सुना है, बट मैम कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि इनका मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास बेटा क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने की क्लास है। असली माहौल तो बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। चलो भाई जल्दी बताओ, जब हम इस तरीके के मटेरियल को POOPTY को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? साना मैम आप बताओ। साना मैम मना कर रही हैं साना मैम को भी तुमसे ज्यादा आता है मुझे लग रहा है। देखो भाई, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन नहीं बोलते, गलत गलत। तो सही क्या होगा, सही क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे आंसर होगा, वेरी गुड साना मैम, आप मेरा लेक्चर देखकर आए हो लग रहा है ठीक है। तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं इजेक्शन। चलो, तो यहाँ पे बेटा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ऑप्शन बी होगा बेटा हमारा सही आंसर। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया। केवल 23% बच्चों ने सही आंसर। चलो कोई नहीं, यही तो है ना बेटा, आज की क्लास में यही डिस्कस करना है, छोटी छोटी चीजें, और ये छोटी छोटी चीजें बाद में जाके बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। देखो चलो देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया। भूमिका, सम्राज, आर्यांश, रेणु, वेदांशु, ध्रुव, आशुतोष, प्रेम, पिंकी, स्टडी, मयंक, ग्लासी, अंजलि, बहुत सारे बच्चे, सारे भी हाथ उठा रही है, उन्होंने भी सही आंसर दिया। यस मैम, वेरी गुड। देखो बेटा, दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है इजेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। एक होता है इजेशन
ठीक है, और एक होता है एक्सक्रीशन, इजेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। रिमूवल ऑफ undigested and unabsorbed food क्या होता है बेटा? इजेशन, ठीक है। अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। आपने खाना खाया, सुबह शुरू हो जाते हो चलना भैंस की तरह है, पराठे भी आने दो, मैगी भी आने दो, मोमोज भी आने दो, है ना, सलाद भी आने दो, सब आने दो, हम खाते हैं बेटा, हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी खाने को पचाती है, खाना मतलब डाइजेस्ट हुआ। बहुत सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बहुत सारा खाना हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी कहती है टाटा बाय बाय, निकालो इसको बाहर निकालो, और सुबह सुबह बेटा हमारी बॉडी क्या करती है? ड्रॉप कर देती है। तो बेटा जो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये वो चीज है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, ये वो चीज है जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाई, तो हमारी बॉडी ने ये निकाल दिया। हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारी बॉडी कह रही है भाई मैं नहीं डाइजेस्ट कर पाई इसको, मैं नहीं अब्सॉर्ब कर पाई इसको, प्लीज इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो बेटा जब आप उसको बाहर निकाल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इजेशन हो रहा है, हम बोलेंगे इजेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन नहीं होता बेटा वो, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, दैट इज इजेशन, दैट इज इजेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है? ये बेटा एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तुम टेंशन मत लो भाई, मैं डेफिनेशन तो बता देती हूं, है ना। ये क्या है? दिस इज रिमूवल ऑफ, दिस इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, दिस इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा। मान लो A प्लस बी केमिकल रिएक्शन हुआ, C प्लस डी बन गया। इस केमिकल रिएक्शन में मान लो बेटा एक प्रोडक्ट बना जो कि क्या है? हमारे सेल के किसी काम का नहीं है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है वेस्ट। सेल कह रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे किसी काम का नहीं, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। ये क्या है? ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। इस वेस्ट को मैं क्या बोलूंगी बेटा? क्योंकि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बना है, क्योंकि एक सेल के अंदर हो रहे रिएक्शन के दौरान बना है, तो मैं इस वेस्ट को बोलूंगी मेटाबॉलिक वेस्ट। इस वेस्ट को बेटा मैं क्या बोलूंगी? मेटाबॉलिक वेस्ट। सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, सेल के अंदर हो रहे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल के अंदर हो रहे रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इन रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जब इस वेस्ट के रिमूवल की बात आती है, जब इस वेस्ट का क्या किया जाएगा बेटा? जब इस वेस्ट का रिमूवल किया जाएगा, ठीक है, रिमूवल किया जाएगा, रिमूवल ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। ये आपका पूरा एक टॉपिक है। ये अरे भाई ये पिंक कलर की किसकी है? पिंक कलर का पूप क्यों बना रहे हो? किसका पिंक कलर का है भाई? ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले तो बेटा मैंने जो भी डिस्कस किया है उसको लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये एक टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है। हर डेफिनेशन दोबारा डिस्कस करूंगी, हर चीज को दोबारा जब हम इस टॉपिक को टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे सब चीजें डिस्कस होंगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी आज पढ़ा है, ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। मैंने आपको 4 लाइफ प्रोसेसेस बताई है बेटा, उसके बेसिस पे जल्दी से एक बार मुझे बताओ, जल्दी से एक बार मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको 4 लाइफ प्रोसेस बताई है बेटा, इसमें से कौन कौन सी प्रोसेसेस को आप लाइफ प्रोसेसेस मानोगे? रेस्पिरेशन को, न्यूट्रिशन को, एक्सक्रीशन को। चलो भाई देखो बेटा, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेसेस हैं। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी। 93% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। नमन, श्रद्धा, दीक्षा, ये हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। चलो बेटा, अब एक सेकंड भाई, पढ़ाना तो देखो मुझे आज बहुत कुछ था, बट कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, है ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज का जोक या मीम ऑफ द डे क्या है ना, जब कोई बोले पूप करने जा रहे हैं, नो 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 नो, जब कोई बोले इजेशन, यस। बायोलॉजी क्लास से डेली हमें कोई एक ऐसी चीज सीखनी है ना, जिससे हम बोल सके हाँ यार हमने डेली लाइफ की कोई चीज सीखी है। बायोलॉजी यार बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है, ठीक है, हम बायोलॉजी से सराउंडेड हैं, राइट। सो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा आपको इस बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्या करा दूं? प्यार करा दूं, ठीक है। चलो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है आज, बहुत ही इंट्रोडक्टरी सी क्लास थी बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशन के टॉपिक को पिक करेंगे और न्यूट्रिशन से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
आज जो भी पढ़ा क्या वो समझ आया आपको? आज जो भी पढ़ा है क्या वो आपको समझ आया? आज जो भी पढ़ा है